हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। हम योगिता सिंह, योर असिस्टेंट टीचर। बच्चों, आज हम जो है इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें जो है हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम समझा दें कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण का मतलब जब विश्व में हर देश जो है अपनी यूनिट जो है दूसरे देशों में लगाता है, कंपनी लगाता है और व्यापार करता है, तो उसे हम वैश्वीकरण का नाम देते हैं। और उसमें हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका क्या स्थान है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब भी आप बच्चों, जब हम मार्केट में जाते हैं, अब मान लिया हम कोई फ़ोन ही लेने गए, तो हमारे पास अलग अलग कंपनी के फ़ोन देखने को मिलते हैं। कैमरे लेने जाए तो अलग अलग कंपनी के कैमरे होते हैं, या कोई भी A to Z हम सामान लेने जाएँ तो हमारे पास अलग अलग ब्रांड और अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये किसकी देन है? ये वैश्वीकरण की देन है कि हमारे जो मैन मेड जो मेड इन इंडिया जो सामान है वो दूसरे देशों में बिकता है, मेड इन चाइना सामान है वो हमारे देश में बिकता है, मेड इन जो भी कुछ XYZ है वो हमारे देश में बिकता है। तो इस तरीके से जो है पूरे विश्व में जो है एक दूसरे का सामान जो है दूसरे बाज़ारों में देखने को मिलते हैं। तो हमारे बाज़ार में वस्तुओं के बहुव्याह के विकल्प जो है एक अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है, जो 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार जो है एक पूर्णतः हमारा जो बाज़ार है पूर्णतः परिवर्तित, चेंज हो गया है। अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन किसे बोलते हैं? जब कोई प्रोडक्शन हमारे देश में होता है तो हम उसे अंतर्देशीय उत्पादन बोलते हैं। 20वीं सेंचुरी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। देश की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में हमारा क्या था कि हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता था, है ना, खाद्य पदार्थ जाते थे, और जो आयात होता था वो तैयार माल का होता था। ठीक है। व्यापारिक दो देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था यही जो कंपनी है, हम इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य से उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अपना स्वामित्व रखती है। यानी कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो जिसकी यूनिट एक से ज़्यादा देशों पर है और वहाँ पर वो अपना नियंत्रण रखती है और अपना ऑनरशिप भी रखती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करना तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। अब इसमें देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में भी निर्मित होते हैं, फिर उन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहाँ उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है। तैयार उत्पाद को विश्व में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। यानी कि एक गाड़ी को बनाने के लिए ये सारी कंट्री जो मिलकर जो कुछ ना कुछ जो है इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब है, इस उदाहरण से हमें पता लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो भारत के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तविक सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार के असीमित लाभ हो सकता है। अब है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। समानतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार नज़दीक हो। यानी कि कोई भी यूनिट जो है, कोई भी कंट्री जो है अपनी कंपनी जो है वहीं लगाता है जहाँ पे मार्केट नज़दीक हो, सस्ते श्रमिक मिल जाए, चाहे वो कुशल हो चाहे वो अकुशल हो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जब हों, सब नज़दीक, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगहों पर जो है अपनी यूनिट लगाते हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी सरकारी नीतियों पर भी अपनी नज़र रखती है जो उनके हितों की देखभाल करती है। आप बाद में इस चैप्टर में सरकारी नीतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन परिस्थितियों और सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियाँ, जैसे कि हम किन किन चीज़ों की निवेश करते हैं तब कोई हमारी जो है कंपनी स्थापित होती है, हम उसमें भूमि लेते हैं, भवन बनाते हैं, मशीन या कोई अन्य उपकरण लेते हैं या उसमें पैसा लगाते हैं, तो उससे हम निवेश कहते हैं। और जब हम दूसरे देश में जाकर ऐसा कोई निवेश करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। तो कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।
कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ में जो है संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। यानी मान लिया कि कोई यूनिट हमारे भारत में आकर लगी है दूसरे देश के, अमेरिका ने कोई यूनिट हमारे यहाँ पर लगाई और यहाँ पे ऑलरेडी उसकी भी यूनिट है, उसने उसके साथ में हाथ मिला के उसके साथ काम करती है, तो उससे क्या होता है, उससे दोहरा लाभ मिलता है। पहला क्या मिलता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज़्यादा निवेश के लिए धन प्रदान करती है, पैसा देती हैं, है ना, और तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें उनको देती हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की जो है नई नई टेक्निक्स लेकर आती हैं, तो उन सबका फ़ायदा हो जाता है जो वहाँ की लोकल यूनिट होती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना समझती हैं। यानी कि वो संयुक्त ना करके हाथ में मिला के जो है उसी वहाँ की जो लोकल यूनिट होती है उसको खरीद लेती हैं और अपने उत्पादन का प्रसार बढ़ाती है। इसमें एक एग्जांपल जो है कारगिल फूड्स का है, जो अमेरिका की कंपनी है, और उसने जो है यहाँ की परख फूड को खरीद लिया था। और आज जो है परख, और उस समय जो है परख फूड ने अपने भारत पर जो है काफ़ी लंबा जाल बिछा रखा था, भारत में उसकी कई सारी यूनिट थी, और आज जो है वो कारगिल के साथ है, अमेरिका की कंपनी बन चुकी है, उस पर कारगिल का नियंत्रण है, और अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन के क्षमता के हिसाब से जो है उसमें काम कर रहा है। वास्तव में कई शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी कहीं अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्तुएं, जूते, चप्पल, खेल का सामान उद्योग, जहां विश्व भर के बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर उन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचा जाता है। इन बड़ी कंपनियों के दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कई तरह से हैं, अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ में पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपना पूरा प्रभाव जमा रही है। अब इसमें देखिए इसमें एक अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स, विश्व के 26 देशों प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी जो है मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर 1995 में भारत में आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना करी। यह संयंत्र भारत में जीप और ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग के साथ में स्थापित हुआ, उनके साथ जुड़ गया। तो 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88 हज़ार कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो बच्चों आज हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया है। आप जो है यहीं से 58 पेज तक ही रीड करेंगे चैप्टर और वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।